वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ निशो अकेडमी। आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार को शुरू करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का। शुरुआत करते हैं इसे भारतीय संविधान की उद्देशिका से। देखो, भारतीय संविधान का जो पहला पेज है या जो हमारी किताब का पहला पेज होता है उसे हम उद्देशिका कहते हैं, प्रीएम्बल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उद्देशिका को सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी, पहली मीटिंग के अंदर ही इसे अपना लिया गया था हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पे। अच्छा, हम बात करते हैं कि उद्देशिका में क्या चीज़ें शामिल है। तो सबसे पहले हम भारत के लोग, तो आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लोगे इंडिया में, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं होगा कि मैं भारत का। हर जगह जो वर्ड मेंशन होगा वो होगा हम भारत के लोग, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, आप आर्टिकल 5 to 11 पढ़ना, वहाँ पे आपको हर जगह दिखाई देगा वी, कहीं भी आई शब्द नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ओके। उद्देशिका में क्या है? भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, यहाँ पे क्या बात करी गई है? उद्देशिका में जो वर्ड्स यूज करे गए हैं वो वर्ड्स है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि जो भारत है ना, वो पूर्ण रूप से आज़ाद है और स्वयं के फैसले स्वयं ले सकता है। उसके फैसलों को लेने के लिए कोई दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारत जो चाहे स्वतंत्र रूप से कर सकता है। ठीक है, अगला जो प्रोविजन है वो है समाजवादी। देखो, समाजवादी का मतलब क्या है? समाजवादी का मतलब जो भारत में है वो मतलब है लोकतांत्रिक समाजवाद से, जिसका सिंपल सा मतलब होता है वेलफेयर ऑफ ऑल, कि समाज में सभी व्यक्तियों का कल्याण हो, सभी को बढ़ावा दिया जाए। ओके, पंथ निरपेक्ष, जिसे हम धर्मनिरपेक्ष के नाम से भी जानते हैं, तो पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों को समान मानना अथवा किसी भी धर्म को किसी भी धर्म से बड़ा ना मानना। जैसा कि भारत में आप देख सकते हो अनेकों धर्म है और सभी धर्म समान है, कोई धर्म छोटा नहीं है, कोई बड़ा धर्म नहीं है। ठीक है, जैसे जो सिख धर्म के होते हैं वो अपना गुरुद्वारा खोल सकते हैं, जो इस्लाम धर्म के होते हैं वो अपनी मस्जिद ओपन कर सकते हैं, हिंदू अपना मंदिर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जो क्रिश्चियन है वो अपना चर्च ओपन कर सकते हैं। तो सबों की अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। ओके, लोकतंत्रात्मक, तो लोकतंत्र का मतलब तो हम सबों को अच्छे से पता है कि लोगों के द्वारा, ठीक है, लोगों के लिए बनाया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। अब्राहम लिंकन की बहुत फेमस डेफिनेशन है। ठीक है, तो इंडिया में लोकतंत्र का मतलब है एक ऐसा शासन जिसे जनता, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, पर जिसे जनता द्वारा शासित किया जाए। ठीक है, गणराज्य की बात करते हैं। गणराज्य का मतलब क्या होता है? देखो, गणराज्य का मतलब जो होता है वो ये है कि किसी भी देश का जो प्रथम नागरिक है उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? देखो, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और हम राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ गणराज्य जैसे फीचर भी है, विशेषताएं भी है। ठीक है, ओके। हमारी प्रस्तावना 3 तरह के न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अच्छा, सामाजिक न्याय कैसा? जैसे आपको पता है समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से ट्रीट करना। जैसे आर्टिकल 14 कानून का शासन कहता है ना, कानून के समक्ष सभी समान है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान माना जाएगा। ठीक है, आर्थिक तौर पे देखो, जैसे आपने डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े होंगे, उसमें मेंशन है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। तो हमारे आर्थिक न्याय भी किया जाता है। हालांकि ये किताबों में ही है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर कोई वर्क मेल करता है तो उसे ज़्यादा सैलरी पे करी जाती है, अगर उसी वर्क को कोई फीमेल करती है तो उसे सैलरी कम पे करी जाती है, ये कहते हुए कि मेल तो ज़्यादा एफिशिएंट है और फीमेल तो कम एफिशिएंट होती है। तो आर्थिक न्याय हमारे यहाँ इस तरह से नहीं देखा जाता। राजनीतिक न्याय, देखो, राजनीतिक न्याय का सिंपल सा मतलब है पहले कि आप सबके सब सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार में शामिल हो सकते हो। देखो, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का मतलब है प्रत्येक वो व्यक्ति भारत में जो 18 साल का है वो वोट दे सकता है। हालांकि पहले 21 ईयर थी, तो आप इसे कमेंट करके बताना इसे 21 से 18 कब कर दिया गया है। ठीक है, साथ साथ राजनीतिक न्याय के तहत हम लोग इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। यदि हमारी एज 21 वर्ष की है तो हम पंचायत, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन लड़ सकते हैं, एमसीडी के, और 25 है तो हम लोकसभा के इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है भारत का तो उसके लिए आपकी एज 35 होनी चाहिए, है ना। हर चीज़ का एक क्राइटेरिया है। ओके, और क्या प्रस्तावना में शामिल? प्रस्तावना में शामिल है उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म आदि की। ठीक है, तो आपको पता ना हमारे यहाँ लगभग 35 करोड़ देवी देवता हैं, तो हम किसी भी भगवान को मान सकते हैं, किसी भी तरह का धर्म खोल सकते हैं। ठीक है, हम लोगों से
ये बातें भी कह सकते हैं कि ये धर्म अच्छा है, बट हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते उस धर्म को अपनाने के लिए, ठीक है। हम इंडिविजुअली जितना चाहे उतना प्रचार कर सकते हैं उस धर्म का, लेकिन किसी पे उस धर्म को थोप नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, आगे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समता। हमारे यहाँ क्या है, जैसे आपको पता होगा कि जितने भी पर्सन है, कोई भी, हर किसी को गवर्नमेंट जॉब देने का अधिकार है। गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम कोई भी दे सकता है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा प्लेस जो पब्लिक प्लेस हो, फॉर एग्जाम्पल कोई सार्वजनिक कुआं, ठीक है, कोई सार्वजनिक पार्क, ठीक है, ऐसी जगहों पे किसी व्यक्ति को कभी किसी कार्य को करने से रोका नहीं जा सकता। ये हमारे संविधान में गिवन है, ठीक है, कि सबके सब समान है और सबको ये सारे अधिकार प्राप्त है, ठीक है। उन सब में व्यक्ति की गरिमा और सुनिश्चित करने वाली, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को शामिल कर लिया गया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या देखो, राष्ट्र की एकता और अखंडता। देखो राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या, देखो किसी भी राष्ट्र के लिए उसके व्यक्तियों द्वारा राष्ट्र को अपना कर्तव्य ढंग से निभा के देना सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे आज के समय हमारे यहाँ कोविड-19 कोरोना चल रहा है, इस वायरस के समय हम लोग जितना हो सके उतना नोवेल कॉज के लिए वर्क कर रहे हैं, लोगों की देखभाल कर रहे हैं, गरीबों को जहाँ तक हो सके उनकी मदद की जा रही है, उन्हें मुफ्त खाना दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारा काम सरकार अकेले नहीं कर सकती, हम इंडिविजुअल्स को भी आगे आना पड़ेगा इन सारे कामों में पार्टिसिपेट करने के लिए, तभी सरकार हमारे यहाँ इन सारी चीज़ों को ढंग से कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अखंडता। देखो अखंडता का सिंपल सा मतलब है, जो भारत है ना उसके टुकड़े नहीं करे जा सकते। भारत जो है एक संप्रभु राष्ट्र है और भारत के टुकड़े कोई भी विदेशी राज्य नहीं कर सकता, ठीक है। और प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। हालांकि आपको पता होगा कि जो प्रस्तावना जिसे 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था, इसे वास्तविक तौर पे संविधान के डे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, यदि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, तो इसे 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया था? इसे कमेंट करना, अगले पार्ट में इसका आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और भारतीय संविधान को बनाने में, एक मिनट, भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, ये बात याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है और कठोर और लचीला दोनों है। चलो अब हम शुरू करते हैं, उससे पहले एक वर्ड डिस्कस करते हैं। देखो राज्य या देश, स्टेट और कंट्री का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर हमें बहुत अच्छे से पता है स्टेट का मतलब क्या होता है, कंट्री का मतलब क्या होता है। बिल्कुल सही है, आप सबके सब समझदार हो। थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टेट और कंट्री का मतलब क्या होता है। देखो किसी भी स्टेट या कंट्री को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें क्षेत्र, ठीक है। यदि हमारे पास क्षेत्र है तो वो स्टेट और कंट्री काउंट हो सकती है। यदि हमारे पास क्षेत्र नहीं है तो हम उसे स्टेट या कंट्री नहीं बोलेंगे। एक मिनट मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ। हम उसे स्टेट या कंट्री नहीं कह सकते, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। अच्छा, पहला क्षेत्र, दूसरा हमें क्या चाहिए? नागरिक चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम नागरिक है ना किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के। देन सरकार का होना, हमारे यहाँ सरकार है ना, जैसे सेंटर पे हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो यूटी है यहाँ पे आम आदमी की सरकार है ना, तो सरकार भी होती है। अब अगला जो फोर्थ है वो क्या है? संप्रभुता, सॉवर्जिनिटी। देखो संप्रभुता का मतलब होता है स्वयं का राज, कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं और हमारी मर्जी हमें करने से ये सारी चीज़ें कोई रोक नहीं सकता। अब आप कहोगे सर ये सारी चीज़ें तो थी हमारे पास, तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या वास्तव में हमारे पास 1947 से पहले, एक मिनट, क्या वास्तव में हमारे पास 1947 से पहले ये चारों चीज़ें थी? जरा सोच के बताओ। देखो क्षेत्र तो था इंडिया का, कोई डाउट नहीं हमारे पास, नागरिकता भी थी, ठीक है, सरकार भी हुआ करती थी, अंग्रेज और भारतीयों की मिलकर सरकार हुआ करती थी जिससे शासन किया जाता था, जिसके द्वारा। बट मुझे बताओ क्या संप्रभु थे हम? क्या हम स्वयं की मर्जी से अपने फैसले ले सकते थे उस समय? बिल्कुल नहीं ले सकते थे। हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेज हमें जो बोलेंगे वो हमें करना पड़ता था, ठीक है। तो हम उनके गुलाम थे, ये बात अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र या किसी भी राज्य के लिए 4 चीज़ें बहुत आवश्यक है। पहली क्षेत्र, दूसरा नागरिक, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। देखो संप्रभुता याद रख लेना, ठीक है। मैं एक बार इसे हटा देता हूँ ताकि आपको ढंग से दिख जाए हाईलाइटर, ठीक है, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो देखने में। ये देखो, ठीक है, दिख रहा है, तो ध्यान रखना इस बात के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे इसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। देन हम करेंगे
कि हमारा संविधान न्याय संगत और प्रभावी है या नहीं है। देन हम बात करेंगे कि संविधान का स्रोत क्या है, संविधान के स्रोत क्या है, संविधान किन लोगों ने बनाया है। देन भारत का संविधान कैसा है। फिर हम बात करेंगे कि भारत का संविधान एक सुसंकलित दस्तावेज है, यानी एक अच्छा है या नहीं है। देन हम बात करेंगे क्या एक जीवांत दस्तावेज है या नहीं है, ठीक है। देन हम डिस्कस करेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा की कार्यशैली कैसी थी, संविधान की उपलब्धियां क्या थी, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन ने क्या किया हमारे संविधान के लिए, स्वतंत्रता, समानता, न्याय जो हमने फ्रांस से लिए हैं, इन जैसे टर्म्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव को डिस्कस करेंगे, हालांकि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में इसे डिस्कस कर लिया है, फिर इसे दोबारा एक बार देख लेंगे। संस्थागत व्यवस्था देखेंगे कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट जो है वो किन से मिलकर बनती है, क्या कार्य होते हैं, लोकतांत्रिक संरचनाएं करेंगे, ठीक है। संविधान की सफलता की बात कर लेंगे, ठीक है। तो एक हम टर्म है जिसे यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है, कि मौलिक विधि क्या होता है, ठीक है। तो मौलिक विधि का सिंपल सा मतलब है सरकार द्वारा कुछ नियम और कानूनों को बना देना, ठीक है। मौलिक विधि का मतलब क्या है कि सरकार द्वारा कुछ नियम और कानूनों को बना देना जिसके तहत राज्य या देश के नागरिक अपना जीवन निर्वाह करेंगे, ठीक है। जैसे हमें मौलिक अधिकार देना, मौलिक कर्तव्य देना, जिसके अंदर रह के हम हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। अच्छा देखो, इसे बताने की अब मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा नीड भी नहीं है, क्योंकि आप लोग इसे समझ तो चुके ही हो कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, बट हम इसे अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, संविधान क्या है, नियमों और कानूनों का एक समुच्चय है। देखो सीधी सी बात है, अगर कोई पूछे ना संविधान क्या है तो कहना भारतीय संविधान एक जीवांत दस्तावेज है जिसके अंदर नियम और कानूनों का उल्लेख है, जिसके तहत हमारे यहाँ सरकार जनता पे शासन करती है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो संविधान है वो अपनी शक्तियाँ जनता से ग्रहण करता है और जनता अपनी शक्तियाँ संविधान से ग्रहण करती है, यानी संविधान और जनता एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे पे निर्भर है, ठीक है। ओके, जो भारत का संविधान है वो एक व्यवस्थित संविधान है और अच्छे से परिभाषित भी किया गया है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा संविधान है इसमें जो वर्ड्स लिखे गए हैं, लोकतंत्र, समाजवाद, गणतंत्र, इन्हें अच्छे से डिफाइन भी किया गया है। हाँ, मैं मानता हूँ किसी आम व्यक्ति के लिए ये वर्ड्स थोड़े टिपिकल हो सकते हैं उसे समझने के लिए, बट आप लोग पॉल साइंस के स्टूडेंट हो तो आप लोगों के लिए इतना टिपिकल नहीं होगा, आप इसे आराम से समझ सकते हो, ठीक है। और एज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ अ पॉलिटिकल साइंस आपको दूसरों को अवेयर भी करना चाहिए इन वर्ड्स के लिए कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, पंथनिरपेक्ष क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, ठीक है। अच्छा, संविधान में और क्या है, शासन का प्रकार यानी सरकार के स्वरूप, उसके विभिन्न अंग और उसकी शक्तियों को निर्धारित किया गया है। जैसे आपको पता होगा हमारे यहाँ 3 टायर गवर्नमेंट है, ठीक है। चलो मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको सर क्या होली होली चल रही है, येलो येलो हो रहा है ना, तो एक बार कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ये देखो ट्राइंगल तो आप लोगों ने बनाया ही होगा, अभी 10th में बना के आए होगे मैथ्स में आप। सबसे ऊपर जैसे आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, देन स्टेट गवर्नमेंट होती है, देन हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट होती है, इसे हम पंचायत भी कहते हैं ना। तो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, हमारे यहाँ 3 टायर गवर्नमेंट है ना। तो हमारे कितनी अच्छी तरह से शक्तियों को बांटा गया है जिसे हम संघवाद कहते हैं, ठीक है। तो हमारे संविधान में इसे बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, ठीक है। आगे विधायी, कार्यकारी तथा न्यायपालिका की शक्तियाँ, ठीक है, इनको भी निर्धारित किया गया है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या है, संविधान के बेसिकली हमें 3 ऑर्गन्स, 3 अंग बताए गए हैं। एक विधायिका जिसका काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका जिसका काम होता है कानून को लागू करने में मदद करना विधायिका की, और तीसरा न्यायपालिका जिसे हम जुडिशरी कहते हैं, उसका काम क्या होता है यदि कुछ गलत है तो उस पर फैसला देना, ठीक है। तो इन तीनों को अच्छे से हमारे यहाँ डिफाइन किया गया है, ठीक है। समाज के बुनियादी लक्ष्य और आदर्शों को परिभाषित करता है। तो हमारा संविधान हमें बताता है कि एक व्यक्ति की क्या मर्यादाएं, क्या सीमाएं हैं, एक व्यक्ति को किस तरह के कार्य करने चाहिए, एक व्यक्ति को राष्ट्र हित के लिए हमेशा कार्य करना चाहिए। जैसे आजकल कोरोना के समय आप लोग क्या कर रहे हो, घर में रह के राष्ट्रीय हित के लिए कार्य कर रहे हो, अदरवाइज तो आप सबके सब रोड पे निकल जाओगे और क्या बोलोगे, हम तो राष्ट्रीय हित में कार्य कर रहे हैं। तो सरकार बस इतना चाहती है कि हम घर पे रहें, ठीक है, ताकि सरकार अपनी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सके, ठीक है। अच्छा, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य को स्पष्ट करता है। तो मैंने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ कुल 7 मौलिक अधिकार है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ 2017 में एक और मौलिक अधिकार राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21A के अंदर, अनुच्छेद 21A के अंदर जुड़ गया था, ठीक है, सेंट्रल यूनियन वर्सेस पुट्टास्वामी केस के अंदर, ठीक है, गोपनीयता का अधिकार। और मौलिक कर्तव्य हमारे यहाँ टोटल 11 हैं, ठीक है, इसे भी हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम निशो अकेडमी. Kindly like, share and subscribe your own YouTube channel and hit the bell icon
for more upcoming updates, and you can also follow us on our Instagram. Thanking you for watching our video.